गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी के सेक्शन में हम लोग हिंदी के क्लास में हम लोग जो गद्यांश वाला सेक्शन है उसे हम लोग कवर कर रहे थे। और ये गद्यांश से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो कम से कम एक गद्यांश और अधिकतम 2 गद्यांश तो आने निश्चित हैं। जब आप यूपीपी या यूपीएसआई का एग्जाम देते हैं तो आपके मिनिमम एक गद्यांश या 2 गद्यांश आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। पेट का जैसे एग्जाम आपका हाल ही में होने वाला है, उस एग्जाम में आपके 2 गद्यांश आएंगे और इन 2 गद्यांशों से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक गद्यांश जब भी कहीं पर किसी भी एग्जाम में आता है तो एक गद्यांश से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो पेट के एग्जाम में 2 गद्यांश पूछा जाता है और दोनों गद्यांशों से मिला करके 5-5 दोनों से क्वेश्चन आते हैं, मिला करके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और गद्यांश से पूछे गए प्रश्न निश्चित रूप से बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन उनकी सही तरीके से व्याख्या और सही और सटीक जानकारी होना आवश्यक है कि आप कैसे गद्यांश को पढ़ करके उन प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर दे सके। तो इसी के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे और आज जानेंगे। पिछले 2 गद्यांश करा दिए गए हैं, जिसका वीडियो जो क्लास आपके YouTube चैनल पर मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर के उसे देखिए और अपने गद्यांश के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आगे इसी क्रम में हम और भी गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आज आप लोगों को तीसरा गद्यांश कराया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और गद्यांश का कठिनाई का स्तर क्या है, और यही स्तर आपको एग्जाम में भी मिलने वाला है। चलिए आते हैं गद्यांश पे। तो सबसे पहले गद्यांश को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले गद्यांश के प्रश्न को पढ़िएगा। सबसे पहले और सबसे पहला काम करना है आपको कि गद्यांश के दिए हुए प्रश्न को पढ़ना है। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मतलब गद्यांश से ये जो प्रश्न है ये सही है, हालांकि ये तो गलत चीजें हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता। यानी कि जो मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है आज के युवाओं को, इनके लिए जो कारण दिया गया है उसमें से कौन सा कारण है जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है। यदा कदा पान सुपारी का सेवन, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, नशा करने वाले साथियों की संगत। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV एड्स और मानसिक असंतुलन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? राज्य की पुलिस, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के मित्र या राज्य सरकार? या राज्य सरकार। यहाँ पर ये जो है इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक, पूछा जा रहा है कि जो आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? राज्य पुलिस है, बच्चों के माँ बाप हैं, बच्चों के मित्र हैं या राज्य सरकार है? आगे बढ़िएगा, आगे देखिए। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक, ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों की आचरण एवं नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्मैक सप्लाई होती है और पुलिस कुछ नहीं करती है, इसी कारण ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो पूछा जा रहा है कि भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? चलिए आगे पढ़ते हैं। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, चोरी करने की आदत, मानसिक संतुलन खो देना। ठीक,
मानसिक संतुलन खो देना। तो ये 5 क्वेश्चन थे इस गद्यांश से, इस गद्यांश से रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन थे। इनको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले हम पूरे के पूरे गद्यांश को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है गद्यांश? मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। बिल्कुल सही। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसावे पर लिए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो दोस्त होते हैं उनके उकसावे पर ये मादक पदार्थ लिए जाते हैं और जो कि क्या हो जाते हैं, जानलेवा हो जाते हैं। स्कूल कॉलेजों या आस पड़ोस में गलत संगत के दोस्तों के साथ ही गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर इसका लती बनाया जाता है और फिर लती बनने पर वे इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयां HIV का कारण बनती है, जो अंततः एड्स का रूप धारण कर लेती है। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं। जैसे घर में आपके कोई नशा करने वाला है या नशे के सामान जो है वो इजीली अगर अवेलेबल है, आसानी से मिल सकते हैं, तो कई बार बच्चे वहां से भी चीजें सीख जाते हैं। ठीक, नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक है और फिर वे भी घर में ही चोरी आरंभ कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं। पहले गुटखे की चोरी करेंगे या किसी भी मादक पदार्थ की चोरी करेंगे, फिर उन मादक पदार्थों के सेवन के लिए वो क्या करेंगे, पैसे की चोरी करेंगे, तो घर में ही चोरी शुरू कर देते हैं। चिकित्सीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक। चिकित्सीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एवं पागल तथा सुसुप्तावस्था में हो जाता है। ये ऐसे उत्तेजना वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। ऐसे युवा उच्छृंखल, हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से ही नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है, नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कॉलेज ही नहीं, स्कूलों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। भारत के कई राज्यों में गांजा व अफीम की खेती होती है और हीरोइन का मतलब होता है ड्रग्स, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। हीरोइन आदि का व्यापार खुलेआम चल रहा है। कहा जा रहा है कि कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी। तो बहुत ही चिंता का विषय है कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, नशा करते हैं। ये सारी चीजें हैं और ये चीजें गलत होती हैं और इनको कैसे रोका जाए और इनके लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, क्या कारण है, उन्हीं की चर्चा इस गद्यांश में की गई है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? कौन सा कारण है जो उचित नहीं लगता? तो क्या कह रहा है? यदा कदा सुपारी का सेवन, कभी कभी कोई सुपारी का सेवन अगर कर ले रहा है तो धीरे धीरे आगे चल करके नशे का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, लत हो जाता है। परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, स्कूल कॉलेजों के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, नशा करने वाले साथियों की संगत। अगर नशा करने वाले साथियों की संगत में आप रहेंगे तो बहुत ज्यादा
संभावना ये बन रही है कि आप भी नशा करने लगेंगे। स्कूल कॉलेजों के आसपास आसानी से ये पदार्थ मिलते हैं, बिकते हैं, इसी वजह से इजीली अवेलेबल होने के कारण बहुत सारे लोग नशा करते हैं। यदा कदा कभी कभी सुपारी आदि का सेवन करने वाले लोग भी भविष्य में अधिकतर नशे के प्रेमी बन जाते हैं। लेकिन परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना ये उचित कारण नहीं है। सभी धनी परिवार के लोग नशा नहीं करते हैं, या जिनको हद से ज्यादा अधिक पैसा मिलता है वो भी नशा नहीं करते हैं। तो ये जो उचित कारण है, ये जो कारण है ये उचित नहीं है। बाकी तीनों कारण अपने आप में क्या है, उचित है। कभी कभी सुपारी का कोई सेवन कर रहा है वो भी भविष्य में अच्छा नशेड़ी बनेगा। स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्ध है, मादक पदार्थ मिल रहे हैं, इस वजह से भी लोग नशे के लती बन रहे हैं। ठीक है, नशा करने वाले साथियों की संगत में रह रहे हैं तब भी वो क्या बन रहे हैं, नशे की लती। लेकिन परिवार अगर अमीर है या उनको अनियंत्रित मतलब हद से ज्यादा अगर उनको पैसा मिल रहा है अपनी पॉकेट मनी के लिए, तो वो नशेड़ी हो जाएंगे या मादक पदार्थों का सेवन करेंगे, ये आवश्यक नहीं है। ठीक, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन बी में है ये उचित कारण नहीं है। बाकी तीनों के तीनों जो कारण है वो क्या है, अपने आप में उचित है। चलिए पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो देखिए शारीरिक अक्षमता होती है, एकदम सही बात है। ठीक है, शारीरिक अक्षमता होती है, जो भी लोग नशा करते हैं बहुत ज्यादा हो जाती है। पागलपन और सुषुप्ति होती है, बिल्कुल सही बात है, उन्हें पागलपन और सुषुप्ति का भी क्या होता है, बोध होता है, उनके अंदर पागलपन आ जाता है, सुषुप्तावस्था। देखिए क्या कह रहा है, पागल तथा सुषुप्तावस्था में हो जाता है, शारीरिक अक्षमता हो जाती है। शारीरिक, देखिए क्या कह रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एचआईवी और एड्स। बिल्कुल, कोई अगर किसी प्रकार की सुई से किसी ने कोई इंजेक्शन लिया है, नशे का डोज लिया है, और उसी सुई से कोई और व्यक्ति अगर नशे का इंजेक्शन लेगा तो उसे एचआईवी एड्स होने का खतरा बना रहेगा। क्या कह रहा है, नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयां एचआईवी का कारण बनती हैं, जो अंततः एड्स का रूप धारण कर लेती हैं। ये भी सही है। मानसिक असंतुलन, शारीरिक अक्षमता होती है और क्या होती है, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, यानी मानसिक संतुलन अपना क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो ये चारों के चारों बीमारियों के होने का खतरा होता है। किस कारण, तो मादक पदार्थों के सेवन के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह सभी के सभी क्या हो जाएंगे, खतरा बना रहेगा अगर कोई मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है। चलिए क्या कह रहा है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? राज्य पुलिस, बच्चों के माँ बाप, बच्चों की मित्र, राज्य सरकार। सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो वो कौन है, राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार ये इजाजत ही न दे, ये परमिशन ही न दे, ये अनुमति ही न दे कि हमारे राज्य में इसका उत्पादन होगा, इसकी बिक्री की जाएगी, तो अवेलेबल ही जो वहां पे चीजें उपलब्ध ही नहीं होंगी तो लोग नशा करेंगे कैसे? तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है या सबसे ज्यादा जो दोषी है वो क्या है, राज्य सरकार है, राज्य की सरकार। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार के हाथ में ये होता है कि वो मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगा सकती है। जैसे देखिए बिहार में क्या है, बिहार में शराब की बिक्री पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। कुछ समय पहले गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये सारी चीजें राज्य सरकार के हाथ में होती है। तो अगर राज्य सरकार उस पर रोक लगाए तो जब वहां पर मादक पदार्थ उपलब्ध ही नहीं रहेंगे तो लोग मादक पदार्थों का सेवन करेंगे कैसे? तो सबसे ज्यादा जो दोषी है वो राज्य सरकारी दोषी है, जो इन्हें बिकने के लिए अनुमति देती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? कौन सा है? राज्य सरकार अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग रोकने में समर्थ नहीं है, इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों के आचरण एवं नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्मैक की सप्लाई होती है और पुलिस कुछ नहीं करती है, इसी कारण से ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो देखिए सारे कारण अपने आप में ठीक है, सारे कारण अपने आप में ठीक है, लेकिन इन सभी कारणों में जो सबसे प्रबल कारण है वो क्या है? राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग रोकने में समर्थ नहीं है। अगर ये समर्थ हो जाए, यानी कि राज्य सरकार जो है अपने राज्य में किसी भी नशीली वस्तु का उत्पादन न होने दे और बिक्री न होने दे,
तो न तो ऊंची ये न तो इसकी जरूरत पड़ेगी और न ही माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं वो किनके साथ बैठते उठते हैं, तो किसी के साथ उठे बैठे जब वहां पर नशे की कोई सामग्री होगी ही नहीं तो कोई नशा कैसे करेगा। स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्मैक की सप्लाई होती है। अगर राज्य सरकार उत्पादन और बिक्री को रोक देगी तो यहाँ पर सप्लाई होगी ही नहीं। और ये सभी कारण अपने आप में ठीक है, लेकिन सबसे प्रबल कारण जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए। तो ये जड़ है, अगर इस जड़ पर काम किया जाएगा तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, बिल्कुल। मानसिक संतुलन खो देना, ये भी सही। स्वास्थ्य के प्रति सजगता, बिल्कुल नहीं, सजगता नहीं होती है। चोरी करने की आदत, बिल्कुल। घर में पहले मादक पदार्थों की चोरी करते हैं, फिर पैसों की चोरी करते हैं अपने उन पदार्थों की उपलब्धता के लिए। ठीक, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर सही और सटीक क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको गद्यांश के करने का, ये तरीका है। हर एक गद्यांश को, प्रत्येक गद्यांश को इसी प्रकार से आप सॉल्व करिएगा और चीजों को वन बाय वन करते जाइएगा। ठीक, ये तरीका होता है गद्यांश को करने का। चलिए अगले गद्यांश पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला गद्यांश क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? कौन सा तथ्य अशुद्ध है? दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा होता है। बचत निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश जोखिम में जोखिम शामिल है जो गा के पैसे भी ले जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? म्यूचुअल फंड और एफआईपी, जमीन या सोना खरीदना, कमोडिटीज और शेयर का खरीद में, सेविंग बैंक खाते में रखना। सेविंग बैंक खाते में रखना, चलिए सेविंग बैंक खाते में रखना। एक मिनट, हाँ। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? निवेश दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश में ऊंचे रिटर्न्स की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका होता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रखा गया धन, बच्चों के पिग्गी बॉक्स में रखा पैसा, सेविंग बैंक खाते में रखा पैसा, सोने के गहने खरीदना। सोने के गहने खरीदना। तो ये सभी आपके क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़िएगा। गद्यांश क्या कह रहा है आपको ध्यान से एकदम पढ़िएगा। लोग नियमित बचत करते रहते हैं, करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने, दो बार टाइप हुआ है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी बचत कर रहे हैं और कहाँ निवेश कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पैसा जोड़ सकें। साधारण भाषा में समझा जाए तो बचत और निवेश में अंतर इतना ही है, जो राशि आप अपनी नियमित आय से बचाकर अलग रख लेते हैं वह बचत है, और यदि आप अपनी उस बचत का कुछ रिटर्न प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ खरीदते हैं जो भविष्य में आपकी संपत्ति बन सके वह निवेश है। बचत अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के बचत खातों या अन्य किसी जगह पर सीमित समय तक रखा गया पैसा बचत होता है और जो सुरक्षित होता है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है।
गृहिणियों द्वारा बचाकर किचन में चावल के मर्तबान में रखा पैसा, साड़ियों की परतों के बीच छिपा कर रखा गया पैसा भी बचत की श्रेणी में ही आएगा। बचत में रखा पैसा जब चाहिए हो, जब सहजता से उपलब्ध होता है। अक्सर यह बचत में रखा गया आपका पैसा निवेश के मुकाबले अधिक सुरक्षित रहता है। इसमें बहुत कम या न के बराबर जोखिम होता है। बिल्कुल सही। बचत में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है क्योंकि सभी बचत योजनाओं में ब्याज की दर कम होती है। इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, जिससे मुद्रास्फीति भी कवर नहीं हो पाती है। दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। दीर्घकालिक, ध्यान समझिएगा, दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है। मुख्य बचत और निवेश में अंतर यही है कि निवेश मुख्य बचत और निवेश में अंतर यही है कि निवेश, अरे दो बार हो चुका है, दो बार टाइप हो गया है। निवेश क्या है? मुख्य बचत और निवेश में अंतर यही है कि निवेश में आप उच्च रिटर्न प्राप्त करते हैं। निवेश जब आप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? उच्च रिटर्न। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। बिल्कुल सही। निवेश से आप लंबे समय तक मुद्रास्फीति को पछाड़कर अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी आदि निवेश के प्रारंभिक तरीके हैं। जमीन, सोना, कमोडिटीज या शेयर आदि में निवेश करने के लिए अधिक धन और अनुशासन की आवश्यकता होती है और रिस्क भी ज्यादा रहता है, और इसे बेचकर दोबारा पैसा बनाने में समय भी लग सकता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमा निर्धारित करना चाहिए। कोई सपना ऐसा नहीं होता जो पूरा न किया जा सके। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है। बिल्कुल नहीं, जोखिम तो है, शेयर खरीदने में जोखिम है। शेयर खरीदना बचत है ना, शेयर खरीदना बचत नहीं है, शेयर खरीदना क्या है? निवेश है। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना निवेश है। तो देखिए रमेश की यह जो बचत है ये जोखिम वाली है, बचत नहीं, ये सेविंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो क्या कह रहा है? शेयर खरीदना निवेश है। केवल और केवल यहां पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 4। ये बचत नहीं है, ध्यान से समझिए, ये बचत नहीं, ये सेविंग नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है। शेयर खरीदना अपने आप में क्या है? एक निवेश है जो कि जोखिम से भरा हुआ होता है। जो कि क्या होता है? जोखिम से भरा हुआ। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए लघु बचत करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर क्या कह रहा है आपसे? आगे बढ़िए। फिर क्या कह रहा है? दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा संभव हो सकती है। अच्छा, कौन सा अशुद्ध है? तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा पहला। ये क्या है? अपने आप में शुद्ध है। ठीक है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर तीसरा नंबर क्या कह रहा है? दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है। ऐसा नहीं है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति अपने आप में क्या है? संभव है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति अपने आप में क्या है? संभव है। देखिए क्या कह रहा है? दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है तो संभव है, पॉसिबिलिटी है उसकी। बचत निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है, जो क्या कह रहा है? जो गांव के पैसे भी ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही और सटीक है, यहाँ पर क्या क्या अशुद्ध है? तो पहला आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। पहले के बाद आपका तीसरा भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और जो आपका ऑप्शन चौथा दे रहा है ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो देखिए 1, 3 अशुद्ध हो रहा है, एक इसमें हो रहा है, दूसरा क्या है? दूसरा शुद्ध है आपका। 1, 3 इसमें हो रहा है, दूसरा क्या है? शुद्ध है। सभी अशुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका पहला, तीसरा और चौथा है ये अपने आप में क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? इन्वेस्टमेंट का उदाहरण कौन सा नहीं है? म्यूचुअल फंड और एसआईपी ये तो निवेश का उदाहरण है।
कमोडिटीज और शेयर की खरीद बेच ये भी निवेश का उदाहरण है। जमीन या सोना खरीदना ये भी क्या है, निवेश का उदाहरण है। कहा गया, देखिए जमीन, सोना, कमोडिटीज, शेयर आदमी निवेश करने के लिए ये निवेश किया जाता है। सेविंग बैंक खाते में रखा धन, सेविंग बैंक खाते में रखा धन जो है ये निवेश नहीं है, ये अपने आप में क्या है, बचत है। ये क्या है, बचत है, ये बचत है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ठीक, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य जो है वो क्या है, प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। तो निवेश से क्या होगा, आपको दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करें। निवेश अल्पावधि में धन अर्जन करने का तरीका होता है ना, ऐसा नहीं है। अल्पावधि में धन अर्जन करने का तरीका, बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा पैसा, यहाँ पे निवेश की कहानी नहीं है। ठीक, क्या कह रहा है, निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो बिल्कुल पहला और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। ऑप्शन बी में पहला और तीसरा जो है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इसकी विशेषता नहीं है। निवेश में अल्पावधि में धनार्जन नहीं होता है, निवेश में क्या होता है, अधिक समय में, यानी कि ज्यादा समय देकर के ज्यादा धन कमाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया धन ये निवेश नहीं है, ये क्या है, बचत है। ये क्या है, बचत है। बच्चों की पिग्गी बॉक्स में रखा गया पैसा ये भी क्या है, बचत है। सेविंग बैंक के खाते में रखा गया धन बचत है। लेकिन सोने के गहने अगर आप खरीद रहे हैं तो वो क्या है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो बचत नहीं है। उसे आप जब चाहेंगे उसे आप क्या करेंगे, वो आपका निवेश है और वो आपका क्या है, पर डे बढ़ता ही जा रहा है। तो उसे कहेंगे सोने के गहने खरीदना, जमीन खरीदना, कहीं पर एफडी, कहीं पर आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, वो आपका निवेश है। कहीं पर आप कोई मकान खरीद रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। ठीक, तो ये सर शेयर खरीद रहे हैं, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आज के गद्यांश में आज भी हम लोगों ने 2 गद्यांश की प्रैक्टिस की और दोनों गद्यांश मिला करके 10 क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस की। इस प्रैक्टिस की क्लास को आप देख लीजिएगा और कायदे से चीजों को की बारीकियों को समझ लीजिएगा। ऐसे ही गद्यांश आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए कल फिर मुलाकात होगी, कुछ और गद्यांश की प्रैक्टिस की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।